सो हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके संस्कृत के पेपर नंबर 2 में 5 नंबर का आता है, जिसे हम लोग वाच्य परिवर्तन भी कहते हैं। तो वाच्य परिवर्तन देखते हैं कैसे करते हैं, और वो जो 5 नंबर होते हैं, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वो आपके 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर वाच्य परिवर्तन सीखना है तो ये भी तो पता होना चाहिए वाच्य क्या है। तो वाच्य सिंपल, जो आप इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, कुछ भी बात आप बोलते हैं तो उसके तरीके को वाच्य कहते हैं, या इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में और संस्कृत में 3 तरीके के वाच्य होते हैं। अब वाच्य की अगर बात करें तो अपनी बात को कहने या अभिव्यक्त करने के तरीके को वाच्य कहते हैं, कि किस तरीके से अपनी बात को कहा जा रहा है, उसका तरीका क्या है। तो संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो है कर्ता, ठीक है, दूसरा है कर्म और तीसरा है क्रिया। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये 3 क्या होते हैं? जैसे अगर बात कर रहे हैं हम लोग कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें जो राम हो गया, ठीक है, जो राम है, राम ये है कर्ता, कर्म है पुस्तक, और पढ़ता है क्रिया। क्रिया आपको पता ही है, वर्ब होता है कि क्या काम हो रहा है, और कर्ता जो काम को कर रहा होता है, ठीक है, और कर्म क्या क्रिया कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है। ठीक है, ये 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वॉइस में। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या समझें और उससे क्या हम लोग निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नीचे। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य की बात करते हैं। तो जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, तो बताया था ना कि 3 होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो जिसमें कर्ता प्रधान है, जो सबसे पहले आता है, और जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। क्रिया, आपको पता है क्रिया क्या है? अभी हमने बताया था कि जो काम हो रहा होता है, जो वर्ब होता है, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो जो पढ़ता है या पढ़ रहा है, या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो वो जो आखिरी में जो पढ़ना, पढ़ी गई, वो होता है क्रिया। ठीक है, और कर्तृवाच्य में जैसे राम चल रहा होता है वैसे ही क्रिया हो रही होती है। जैसे जो करता है राम, अगर वो प्रथमा विभक्ति का है तो जो क्रिया होगी वो भी प्रथमा विभक्ति की होगी, उसके अनुसार चलता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है हमेशा। ठीक है, इस वाच्य में, कर्तृवाच्य में हमेशा प्रथमा विभक्ति होता है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होता है, और क्रिया हमेशा कर्ता पद के पुरुष व वचन के अनुसार होती है। तो जैसा कर्ता होगा वैसा ही क्रिया होगी। अगर एक वचन का है कर्ता तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और इसी तरीके से चलता रहेगा। बस अंतर इतना है कि जो कर्ता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही होना चाहिए। अगर प्रथमा विभक्ति का नहीं है तो वो कुछ और होगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। इसको आप लोग एक तरीके से याद कर सकते हैं, 1, 2 और 1, ये आपको याद रखना है। पहला जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति का है, जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति का है, और जो क्रिया होती है वो भी कर्ता के अनुसार प्रथमा विभक्ति में होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कि इस वाच्य का सूत्र ये है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है। तो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें आकर्म और साकर्म दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होंगी, आकर्म और साकर्म। ठीक है, अकर्म जो कर्म के साथ क्रियाएं नहीं हैं, और साकर्म जो क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें जो पढ़ता है वो पुस्तक के साथ है, तो ये हो गया साकर्म। अगर बोले हम लोग कि राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये नहीं हम लोग को पता, कर्म नहीं पता, तो वो क्रिया होगी जो पढ़ता है वो आकर्म होगी,
आकर्मक होगी, ठीक है, आकर्मक क्रियाएं कही जाएंगी। तो दो तरीके की क्रियाएं होती हैं, आकर्मिक और सकर्म, ये दो तरीके की क्रियाएं हो गई। इसके बाद आगे अगर बात करी जाए उदाहरण की, तो अगर उदाहरण की बात करें तो पहला है बालकः वृक्षान गणयति। तो जो इसमें बालका है, तो बालकः, बालक के आपको शब्द रूप पता होने चाहिए। मतलब शब्द रूप मैंने बताया है आपको, शब्द रूप वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि शब्द रूप किस तरीके से याद करने हैं, क्या होते हैं शब्द रूप और उसका बेसिक्स क्या होता है, कि अकारांत क्या होता है और ईकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है, रीकारांत क्या होता है। तो ये शब्द रूप इस तरीके से चलते हैं। अब जैसे बालक है तो ये आकारांत है, आकारांत शब्द रूप इसमें चलते हैं। तो आकारांत के जितने भी होंगे, बालक हो गया, राम हो गया, सबका एक जैसा होता है शब्द रूप। तो वो शब्द रूप का आपका प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति पता होनी चाहिए, ठीक है। सबके आकारांत के, आकारांत के, ईकारांत के और ईकारांत के, उकारांत के, उकारांत के, तो ये सारे जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आकारांत का होता है बालक, तो उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन बालका, ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति में है। वृक्षान, ये द्वितीय विभक्ति में है। वृक्ष का जब आप शब्द रूप लिखते हैं, ठीक है, वृक्ष का शब्द रूप लिखते हैं तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति होती है वो वृक्षान बन जाता है। और ये गणयति, ये भी प्रथमा विभक्ति है। ये जो क्रिया होती है इसमें धातु रूप प्रयोग होते हैं, और ये जो शुरुआत के दोनों होते हैं इसमें शब्द रूप होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, रामः ग्रंथम पठति। तो राम ग्रंथ को पढ़ता है। राम इसमें है प्रथमा विभक्ति, ठीक है, रामः रामो रामः। और वैसे ही ग्रंथ है, इसमें है द्वितीय विभक्ति, और पठति इसमें है प्रथमा विभक्ति। 1 2 1। इतना अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्तृवाची किस तरीके के होते हैं, ठीक है, सेंटेंस। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्रंथम एक है, ग्रंथौ ये दो हो गए ग्रंथ, और ग्रंथान बहुत सारे ग्रंथ, ये चेंज हो रहा है। लेकिन ये राम और पठति ये सेम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलते हैं कर्तृवाच्य में, ठीक है। 1 to 1 1 1 दोनों का 1 1 है, तो ये दोनों एक जैसे होंगे, भले ही इसमें एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मतलब द्वितीय विभक्ति ही रहे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना ऐसे, यहाँ प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, और यहाँ होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके यहाँ पे शब्द रूप लिखे होते हैं। तो इतना तो आपको पता ही होगा, शब्द रूप आप देख के ही आ रहे होंगे। अगर नहीं देख के आ रहे तो पहले शब्द रूप देख के आइए, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है छात्रा लेखम लिखति, ठीक है। तो यहाँ पे छात्रा प्रथमा विभक्ति, लेखम द्वितीय विभक्ति और लिखति ये भी प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, प्रथम पुरुष है, प्रथमा विभक्ति है। तो ये धातु रूप होता है, ये दोनों शब्द रूप होते हैं, इतना आपको पता है। इसी तरीके से इसमें भी अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, लेखम लेखम लेखम, इसमें चेंज नहीं करा, बट यहाँ पे अगर छात्र को चेंज कर रहे हैं, छात्रों मतलब दो छात्र, छात्रा मतलब बहुत सारे छात्र, तो यहाँ पे ये भी चेंज हो रहा है कि यहाँ पे ये द्विवचन हो गया, यहाँ पे ये बहुवचन हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। आपको नहीं समझ में आया तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखो सिंपल सी बात है, इतना आपको पता होना चाहिए। 1 to 1 होता है। 1 to 1 में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, कर्ता, ठीक है, इधर हो गया कर्म, इधर हो गया क्रिया, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इतना पता है आप सब कुछ कर लेंगे। ये कर्तृवाच्य है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब बस आपको इसमें अब क्या याद करना है, अब शब्द रूप ही तो याद करना है। कर्ता, इसका शब्द रूप, ये जो भी होगा उसका शब्द रूप आपको पता होना चाहिए, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, बस होता प्रथमा विभक्ति है। कर्म, इसमें भी एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, होता द्वितीय विभक्ति है। क्रिया में प्रथमा विभक्ति होती है या फिर प्रथम पुरुष होता है। इसमें अगर ये एक वचन है तो ये एक वचन होगा, ये द्विवचन है तो ये द्विवचन होगा, ये बहुवचन है तो ये बहुवचन होगा। सिंपल सी बात, इतना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता अब इसमें ऐसा कुछ बचा है कि जो आपको ना समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। फिर हम लोग अगर बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा आता है कर्मवाच्य, ठीक है। इसमें कर्म प्रधान होता है,
कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, अभी तक क्रिया कर्ता के अनुसार यूज हो रही थी, अब यहाँ पे कर्म जैसा होगा उस तरीके की क्रिया होगी। अगर हम लोग कर्म को बदलेंगे तो क्रिया बदलेगी, बट कर्ता को बदलने पे यहाँ क्रिया नहीं बदलेगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में यूज होता है। ठीक है, विभक्ति होगी, कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। तो जैसे उसमें आपने 1 to 1 याद करा था, इसमें 3 1 1, क्योंकि कर्म और क्रिया ये दोनों एक दूसरे के अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं, मतलब कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों एक एक रहेंगे, दोनों प्रथमा विभक्ति में ही होंगे। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति में और प्रथम पुरुष में, ये तृतीय विभक्ति में होगा, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो। चलते हैं आगे, देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स और बाकी पॉइंट्स देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्रिया हमेशा कर्म पद के पुरुष व वचन के अनुसार ही होती है। ठीक है, वही चीज़ एक हिंदी के भाषा में लिखी हुई है कि कर्म पद के पुरुष व वचन के अनुसार। जैसे जो भी कर्म है, ठीक है, अब कर्म आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में है, तो क्रिया भी होगी प्रथमा विभक्ति में, और अगर ये इसका जो भी वचन होगा, ठीक है, इसका जो भी वचन होगा वही वचन इसका भी होगा। ठीक है, यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि अगर एक वचन है तो वो भी एक वचन होगा, और अगर बहुवचन है तो वो भी बहुवचन होगा। इस वाच्य का सूत्र 3-1-1 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कर्मवाच्य में केवल साकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब कर्म के साथ ही होना चाहिए, जो क्रिया है वो कर्म के साथ होना चाहिए, अगर कर्म के साथ नहीं है तो नहीं यूज होगी। जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो अभी बात करेंगे उदाहरण की, तो आपको और समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है बालकेन पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। अब बालकेन, तो बालक को आपको शब्द रूप पता ही है, इसमें जो तृतीया विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति, तो वही यहाँ पे यूज हुई है, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है। पुस्तक का शब्द रूप का ये प्रथमा विभक्ति है, और ये यहाँ पे आत्मनेपदी धातु हैं। तो दो टाइप के धातु रूप होते हैं, एक परस्मैपदी, एक आत्मनेपदी। तो यहाँ पे आत्मनेपदी यूज होते हैं धातु है। ठीक है, तो आपके क्या कह सकते हैं सिलेबस में परस्मैपदी तो हैं, जिसमें पठता, पठती, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाओ, पठामा, ये है। लेकिन आत्मनेपदी थोड़े से अलग होते हैं, इसमें ते, एते और अंते यूज होता है। ठीक है, ते, एते और अंते, अंते ये यूज होता है, तो उसे हम लोग आत्मनेपदी कहते हैं। अब यहाँ पे पठ्यते, तो ये भी हो गया प्रथमा पुरुष एक वचन, ये भी है प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो कर्मवाच्य व भाववाच्य में धातु रूप बनाने का तरीका, जो ये धातु रूप देखा था हम लोगों ने, धातु रूप किसका बनता है, क्रिया का। तो धातु रूप किस तरीके से बनेगा, अब यहाँ पे जैसे उसमें देख रहे थे कि अगर ये एक वचन का है कर्तृवाच्य में, ये मतलब एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति का है, तो ये भी एक वचन प्रथमा विभक्ति का था, तो पठती होता। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे इसके अनुसार नहीं है, इसके अनुसार नहीं है इसके अनुसार, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाता है, आत्मनेपदी रूप चलते हैं। तो किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि मूल धातु में या जुड़ जाता है। जैसे पठ है, पठ धातु में या जोड़ देंगे आप और आत्मनेपदी चलाएंगे, तो आत्मनेपदी में हमने बताया था ते, एते और अंते यूज होता है। ठीक है, अंते, इतना आपको पता है। तो ते, एते, अंते, ये 3 तरीके से आत्मनेपदी चलती हैं, जिसमें सारे लकार तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है पढ़ना, यहाँ पे बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये ते, एते और अंते, तो यहाँ पे ते हो गया एक वचन के लिए, एते हो गया द्विवचन के लिए, और अंते हो गया बहुवचन के लिए। ठीक है, पठ में या जोड़ दिया, उसमें ते, एते और अंते जोड़ दिया, तो ये धातु रूप बन गए। सिंपल सी बात है, ये आकारांत वाला हो गया। अब आकारांत शब्द, आपको आकारांत और आकारांत ये सब पता है ना। जैसे आकारांत मुझे ये वाला आकारांत जो होता है आकारांत, तो ये वो होते हैं जैसे पठ है या गम है,
या फिर कोई और धातु है जिसमें आखिर में कुछ नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है, छोटे आ की मात्रा है, या इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि छोटा आ है, इसको हम अगर अलग करते हैं तो पट प्लस आ होता है, तो जहाँ पे आ निकल के आ रहा है वो आकारांत होगा। अगर यहाँ पे जैसे पा है, पा धातु है, इसको हम लोग देखेंगे तो पा और बड़ा निकलेगा, तो ये आकारांत वाले हैं। इसी तरीके से आकारांत इकारांत शब्द होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आकारांत की, जो बड़ा होता है वो आकारांत, तो उसमें धातुओं में आ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे पा है तो ये पीयते हो जाएगा, बड़ी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात। पीयते, धा है तो धीयते, गीयते, स्थीयते और हियते, जिसमें आकारांत है, तो वो धातु इस तरीके से बनाई जाती हैं। अब देखते हैं जिन धातु में ई होता है या बड़ी ई होता है उसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे ची है तो इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा हो गई, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा हो गई, इसमें छोटे ओ की मात्रा है, इसमें बड़े ओ की मात्रा हो गई, ठीक है। छोटी ई का बड़ी हो जाता है और छोटे ओ का बड़ा ओ हो जाता है, सिंपल। और अब आखिरी देख लेते हैं रीकारांत में क्या होता है। तो रीकारांत में जो यहाँ पे री होता है वो ये वाला री हो जाता है, रार में छोटी की मात्रा, ठीक है। जैसे क्री है तो ये क्रियते हो जाएगा, रे री है तो रियते हो जाएगा, मृ है तो मृियते हो जाएगा, और व्री है तो व्रियते हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं। अब धातुएं तो आपको पता ही चल गई कि किस तरीके से बनाई जाती हैं, कर्मवाच्य के लिए और भाववाच्य के लिए। तो कर्म और भाव दोनों में किस तरीके से धातुएं बनाएंगे वो आपको पता है। अभी आपको कर्मवाच्य देखना है कि कर्मवाच्य में इस तरीके से धातु बन रही हैं, भाववाच्य में और इजी हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से इजी हो जाएगा। तो एक कर्मवाच्य वाला हो गया, पांचों पॉइंट्स आपको, चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब कुछ देखते हैं कि कुछ विशेष धातुएं होती हैं, जैसे अगर शुरुआत में या हो तो वो ई बन जाता है, वा हो तो ऊ बन जाता है, और रा हो तो री बन जाता है, ठीक है। कैसे, ये आपको बस पता होना चाहिए। या, वा और रा किस में चेंज हो जाते हैं, ई, ऊ और री में। जैसे यज है, यज धातु जो होता है, इसको अगर हम लोग धातु रूप में प्रयोग करते हैं तो इज्जते हो जाता है, ठीक है। वच है, वा है तो ऊ बन जाएगा, उच्चते। वप है तो उप्यते, ठीक है। वाह है तो उहाते, वस है तो उष्यते, वद है तो उद्यते या उद्यते, स्वप है तो सुप्यते, ठीक है। ग्रह है तो गृहते। सिंपल, इतना आपको पता चल गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ये बताने के लिए कि धातु रूप किस तरीके से बनते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य में। क्योंकि अभी आपको परिवर्तन जब करना पड़ेगा ना कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, तो आपको धातु रूप बदलना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे अगर उसमें पठती होगा तो यहाँ पे आपको धातु रूप बदलना पड़ेगा, और किस तरीके से धातु रूप बनेगा वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। ये हो गया कर्मवाच्य। इसके उदाहरण देखते हैं। तो रामेण ग्रंथ पठ्यते, ठीक है, ये एक वचन के लिए है, ठीक है। ये तृतीया विभक्ति एक वचन, और ये हो गया प्रथमा विभक्ति, और ये हो गया इसमें प्रथम पुरुष, ठीक है। ये भी एक वचन है तो ये भी एक वचन होगा। इससे कोई मतलब नहीं होता है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इस वजह से उसको कर्मवाच्य बोलते हैं। अब रामेण ग्रंथौ पठ्येते, पठ्येते अभी मैंने बताया या जोड़ के ते एते और अंते जोड़ते हैं, या जोड़ के ते एते अंते, इतना आपको पता होना चाहिए आत्मनेपदी के बारे में। तो यहाँ पे दो अगर ग्रंथ हो गए तो यहाँ पठ्येते हो गया, अगर यहाँ बहुत सारे ग्रंथ हो गए तो यहाँ पठ्येन्ते हो जाएगा। सिंपल, आपको अब मतलब पता चल गया। अब इसके बदलने से ये नहीं बदल रहा है, इसके बदलने से ये बदल रहा है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है छात्रेण लेखः लिख्यते। अब यहाँ पे जो छात्र है ये तृतीय विभक्ति का है, ठीक है। अब तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तृतीय विभक्ति का द्विवचन होता है छात्राभ्याम। तृतीय विभक्ति का जो बहुवचन होता है वो होता है छात्रेयः, छात्रेयः। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं बदल रहा है, देख रहे हैं आप, ये कर्ता को बदलने से कर्म नहीं बदल रहा है। सिंपल, इतना इजी है। यहाँ बीच अगर ये नहीं बदल रहा है कर्म, तो यहाँ पे क्रिया नहीं बदलेगी।
भले ही ये कुछ भी हो जाए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर ये तृतीय विभक्ति का है तो तृतीय विभक्ति में हो, भले एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हो। ये प्रथमा है तो प्रथमा ही रहेगा, ये प्रथमा है तो ये प्रथमा ही रहेगा। बदलता क्या है, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। इतनी देर से मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। अब चलते हैं भाववाच्य में। दोनों आपको पता चल गया, 1 2 1, 3 1 1। सिंपल, ये विभक्तियाँ देख लिया आपने। अब इसमें कुछ भी बदलते रहिए आप, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, कुछ भी बदलते रहिए, बस विभक्तियाँ सेम रहेंगी। अब आगे हम लोग देखते हैं भाववाच्य में। तो भाववाच्य में कर्म ही नहीं होता है। जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध किसी के साथ ना हो, क्रिया इंडिपेंडेंट है, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो क्रिया है, जो आखिर में जो यहाँ पे होता है, जैसे 1 to 1 था, तो इसमें जो 1 था क्रिया, तो ये क्रिया किसी से रिलेटेड नहीं होगी, ना इससे ना इससे। यह मैं कर्तृवाच्य की बात कर रहा हूँ, बट कर्तृवाच्य में ऐसा नहीं होता है, भाववाच्य में होता है। भाववाच्य में यहाँ पे कर्म भी खत्म हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से याद रख सकते हैं 3 0 1, ठीक है, क्योंकि बीच में कर्म होता ही नहीं, या फिर ये हटा भी सकते हैं 3 1, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे। कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। अभी जैसे मैंने बताया कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन जो होते हैं, ये किसी भी वॉइस के तीन पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे भाववाच्य की बात करें तो कर्म है ही नहीं, है ना, कर्म है ही नहीं है, तो ये कर्म हट गया, कर्ता बचा। कर्ता तृतीय विभक्ति है 3, और क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। अब देखो, भाववाच्य में कर्म पद नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता, ठीक है। क्रिया कर्मवाच्य की तरह ही आत्मनेपदी होती है, आत्मनेपदी धातु होती हैं, ठीक है, आत्मनेपदी, तो आत्मनेपदी ही होती हैं यहाँ धातु, और आत्मनेपदी धातु रूप प्रयुक्त होता है यहाँ पे। और भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथमा पुरुष एक वचन की ही होगी, इसमें द्विवचन बहुवचन नहीं होगा। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जैसे प्रथमा पुरुष है तो हो है, लेकिन वो एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन भाववाच्य में प्रथमा पुरुष सिर्फ एक वचन होगा, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो इस तरीके से आप टेबल बना दीजिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें क्या था, 1 3 1, एक वचन, मतलब ये विभक्तियां देख ली, इसमें कोई भी वचनें आ सकती हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें 3 1 1, इसमें कोई भी आ सकती है वचन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बस विभक्ति है। इसमें कर्म होता ही नहीं है, और जो कर्ता होता है तृतीय विभक्ति होती है, और जो क्या कहते हैं क्रिया होती है वो प्रथमा पुरुष एक वचन होती है, ठीक है। इसमें बस एक वचन होगा, बाकी सब में वचनें बदल सकती हैं, लेकिन इसमें जो होगी वचन नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है। देखते हैं अब आगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता अब भी कोई वो होगा, क्योंकि बीएमएस के लिए जो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए पूरी बना दूँ। और जितने भी टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी तक नहीं कराए, जैसे पंचतंत्र हो गया, या ये वाच्य था जो आज मैंने कंप्लीट करवा दिया, और बीएमएस के सैम्पल पेपर जो भी होते हैं मैं वो सॉल्व कराता हूँ। तो जितना भी मुझसे हो पाता है मैं आपके लिए करता हूँ। बाकी आपका काम यही है कि बस एक सब्सक्राइब बटन दबा देना और लाइक कर देना। फिर आगे देखते हैं, जैसे पठ्येते, गम्येते, हस्येते, लिख्येते, इसी तरीके से आत्मनेपदी का प्रथमा पुरुष एक वचन ही होगा। उदाहरण, बालकेन क्रीडते, ठीक है, बालको ह क्रीडते। अब यहाँ पे ये बदल रहा है, लेकिन ये नहीं बदल रहा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो गया ना यहाँ पे। अब इसको किसी की नहीं सुननी है। कर्तृवाच्य में इसको सुननी पड़ रही थी कर्ता की, कर्मवाच्य में इसको कर्म की सुननी पड़ रही थी, और यहाँ पे इसको किसी की नहीं सुननी पड़ रही। यहाँ ये इंडिपेंडेंट है, चाहे कोई कुछ करे, इसको मतलब नहीं है। यहाँ पे तृतीय विभक्ति द्विवचन हो गया, लेकिन ये सेम रहा, प्रथमा पुरुष एक वचन, ठीक है। अब भाववाच्य में केवल आकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। आकर्मक क्रियाएं भी मैंने बताई थी, जिन क्रियाओं का कोई भी कर्म नहीं होता है, कर्म के साथ नहीं होते हैं, आकर्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रेण हस्यते। अब यहाँ पे छात्रेण जो है तृतीय विभक्ति है, ठीक है, एक वचन है, और हस्यते प्रथमा पुरुष एक वचन। छात्रेय हस्यते सेम है। तेन गम्यते, ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन। अब यहाँ पे तौह गम्यते, तो सिंपल, कुछ भी नहीं बदलेगा।
यहाँ पे अगर ये गम्यते है तो गम्यते ही रहेगा, भले ही यहाँ पे कुछ भी आ जाए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे वाच्य परिवर्तन के बारे में, जो कि अपना मेन टॉपिक है। 3 चीज़ें याद रखनी है। 3 चीज़ें आपको अगर याद है ना, तो वाच्य परिवर्तन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कर्तृवाची के लिए 1 to 1, कर्मवाची के लिए 3-1-1 और भाववाची के लिए 3-1। ठीक है, इतना आपको याद है, आप कर लेंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको शब्द रूप पता होने चाहिए। शब्द रूप आकारांत का, ईकारांत का, उकारांत का, सबका, मतलब एक एक शब्द रूप आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप बना पाएँ कि क्या होता है। ये छात्र है तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है छात्रेण, तो इतना पता होना चाहिए। आकारांत वाले पता हो गया, एक आपने आकारांत वाला देख लिया राम, और उधर नदी देख लिया या मुनि देख लिया। इस तरीके से आपने एक एक देख लिया, बाकी अब बना लेंगे। तो वही है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप शब्द रूप देख लीजिए जाके। शब्द रूप अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रथमा विभक्ति क्या, तो द्वितीय क्या, तृतीय विभक्ति क्या है। तो सबसे पहले आता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो वही सेम लिखा हुआ है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और कर्ता के अनुसार, मतलब प्रथमा विभक्ति है तो यहाँ पे भी होगा। कर्मवाच्य में तृतीया, प्रथमा, और कर्म के अनुसार मतलब यहाँ पे भी प्रथमा। अब उदाहरण देखते हैं कि कैसे परिवर्तन करा जाता है। तो इसमें लिखा है कर्तृवाच्य अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। अब आपको देखना है कि क्या है। तो कर्तृवाच्य है तो सिंपल सी बात है, हम लोग को पता होगा ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। अब हम लोग को इसको बनाना है 3-1-1 में। तो अहम का जो तृतीय विभक्ति होता है वो हो जाता है मया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये याद नहीं करवा सकता आपको कोई, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे अहम का मया हो गया ना, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा आपको पूरा अहम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको तृतीय विभक्ति यूज़ करनी है, या तो तृतीया, या तो द्वितीय, या तो प्रथमा। ये 3 आप विभक्तियाँ याद कर लीजिए, आपको पूरा काम हो जाएगा। जैसे अहम का देख लिया आपने, तृतीय विभक्ति क्या होता है। ठीक है, और जैसे कर्ता है तो कर्ता में प्रथमा और तृतीय ही याद करनी है, कर्म में द्वितीय और प्रथमा ही याद करनी है, और इसमें प्रथमा पुरुष और उत्तम पुरुष, बस इतना ही याद करना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे कि अहम का हो गया मया, तृतीय विभक्ति, विद्यालय ये द्वितीय विभक्ति था, ये प्रथमा विभक्ति हो गया विद्यालय। गच्छामि, ठीक है, गच्छामि जो होता है ये परस्मैपदी धातुओं के अनुसार है। ठीक है, गच्छामि। अब ये यहाँ पे कर्मवाच्य में आत्मनेपदी के अनुसार हो गया, या जोड़ दिया और ते जोड़ दिया, सिंपल। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। छात्राः, देखो छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, तो छात्रा है मतलब बहुत सारे छात्र हैं। पुस्तकानि ये द्विवचन का है, पुस्तक का द्विवचन। पठन्ति ये बहुवचन का है, प्रथमा पुरुष। ठीक है, तो इसमें छात्रोः पुस्तकानि पठयेन्ते। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुवचन है तो एन्ते हो जाता है ना, या जोड़ के एन्ते हो गया, तो ये इसमें ये कन्वर्ट हो गया। आपको अभी मैंने बताया था ना धातु किस तरीके से बनती हैं, तो उसी तरीके से आपको धातु बनानी है। द्वितीय विभक्ति जो होता है यहाँ पे प्रथमा विभक्ति, दोनों सेम होता है, इसलिए यहाँ पे सेम हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है छात्राः, तो इसका तृतीय विभक्ति होता है छात्रेयः। ठीक है, छात्रेयः, तो इस तरीके से बदल गया। अब आगे देखते हैं पुत्रः मातरम सेवते। तो ये वाले जो देखिए आपको एग्जाम्पल मैंने दिए ना, इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आते हैं। क्या पता इसी तरीके से आ जाए, मातरम का पितरम आ जाए। ठीक है, तो आपको ये वाले एग्जाम्पल्स तो पता ही नहीं होने चाहिए, इसी अनुसार आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे छात्रेय है, तो आप लोग ये बोलेंगे कि छात्र का तृतीय विभक्ति होती है छात्रेण, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी तो देखिए कि ये बहुवचन है, तो बहुवचन मतलब छात्रेण, फिर छात्राभ्याम, फिर छात्रेय, इस तरीके से है, तो इसी वजह से यहाँ छात्रेय है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें होता है, माइंड लगता है, बट एक बार आपको अगर समझ में आ गया और शब्द रूप आपको पता है ना, कोई भी गलती नहीं हो सकती। आपके 5 नंबर ऐसे रखे हुए हैं और इतनी जल्दी हो जाता है ना कि आपको टाइम लगता ही नहीं है बिल्कुल। और संस्कृत का पेपर 2 वैसे भी थोड़ा शॉर्ट होता है, क्योंकि उसमें वही अन्वय वन्वय आता है,
वो भी ज़्यादा आपको लिखना नहीं होता। निरुक्ति आती है आपको, सिंपल एक लाइन की निरुक्ति लिखनी होती है। परिभाषा आता है आपको, परिभाषा लिखना होता है। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसलिए पेपर 2 जल्दी हो जाता है। फिर एक ये उदाहरण है, छात्रा पुस्तकम पठती। तो छात्रा है ये प्रथमा विभक्ति, पठती है प्रथमा विभक्ति, दोनों एक दूसरे के अनुसार हैं। एक वचन ये है, एक वचन ये है। पुस्तकम जो द्वितीय विभक्ति है, इसका प्रथमा विभक्ति भी पुस्तकम होता है। यहाँ पे पठती था तो पठियते हो गया, और यहाँ तृतीय विभक्ति छात्रेण हो गया। इस तरीके से सिंपल है। और आप देखिए, मैंने आपको बताया कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किस तरीके से करते हैं। तो सिंपल, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य भी सेम ही होगा, बस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इससे इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो इससे इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या ही करना होगा, जैसे जो करा है वो वापस उल्टा कर दीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे वो नहीं है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो इसमें और उदाहरण दे रखे हैं, ये जैसे उदाहरण है आपके एग्ज़ाम्स में आए थे। ठीक है, ये उदाहरण है जो आपके एग्ज़ाम्स में आए थे, तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे बालका है वृक्षान गणयति, तो बालका ये प्रथमा विभक्ति है, एक वचन, तो बालक का बालकेन हो जाएगा। वृक्षान तो इसका वृक्षा हो जाएगा, क्योंकि ये वृक्षान है। और ये गणयति तो ये गणयते हो जाएगा। सिंपल, इसी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से चाहे। सा भोजनम खादती, तो सा का तेन हो जाता है, तो सा का तेन है, भोजनम का भोजनम ही रहेगा, और खाद्यति का खाद्यते हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य। देखो, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में आपने देख लिया, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में देख लिया कि दोनों जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य करना है तो अगर उल्टा करना होगा तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में भी कर लेंगे। लेकिन अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में अगर परिवर्तन करना है तो आपको पता होना चाहिए कर्तृवाच्य में क्या होता है, एक एक दो एक, और भाववाच्य में क्या होता है, 3। यहाँ पे होता ही नहीं कर्म, यहाँ पे 1। सिंपल, बस यहाँ पे जो होता है एक वचन, बहुवचन और द्विवचन तीनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वचन होगा। ठीक है, ये होगा ही नहीं। सिंपल, तो इसमें भी ये नहीं होगा। अगर आप भाववाच्य में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कर्मवाच्य दे दिया उसको भाववाच्य में कर्म है तो उसमें भाववाच्य में परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर्तृवाच्य अगर भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए आएगा तो उसमें कर्म नहीं होगा। फिर प्रथमा विभक्ति जो होगी वो तृतीय विभक्ति में हो जाएगी। बस सिंपल। चलिए देखते हैं, जैसे पहला है मोहनम, मोहना स्वपिति, तो मोहना है, तो मोहना का जो तृतीय विभक्ति हो जाएगी वह मोहनेन हो जाएगी, और स्वपिति इसका सुप्यते हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे कुछ होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, आपको याद हो तो, जैसे ये है स्वप है सोना, तो ये सुप्यते हो जाता है। ठीक है, वही नीचे यहाँ पे आ गया है, तो स्वपिति सुप्यते। क्रीडन्ति क्रीड्येते, नृत्या नृत्येते, हस्ती हस्येते। इसमें यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये बहुवचन का है, क्रीडन्ति, क्रीडन्ति जो है वो बहुवचन का है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक वचन में आ गया। ठीक है, तो ये जो भाववाची वाले शब्द होते हैं उसमें जो क्रिया होती है वो एक वचन में ही होती है, और वो प्रथमा विभक्ति की ही होती है। तो सिंपल, लेकिन आत्मनेपदी के अनुसार होता है, ये नहीं कि क्रीडति हो जाएगा, क्रीडति नहीं होगा, क्रीड्येते हो जाएगा। ठीक है, ए एते और अंते, इतना आपको बस मालूम होना चाहिए। यहाँ बालका है तो बालका कर्तृवाच्य में क्या था, प्रथमा विभक्ति, और भाववाच्य में हो गया तृतीय विभक्ति। बट इसका आपको वचन देखना पड़ेगा। अगर एक बालक, बहुत सारे बालक हैं तो यहाँ पे भी जो बनाएंगे तृतीय विभक्ति उसका भी बहुवचन देखेंगे, इसी वजह से बालकेहा हो गया। अगर वो देखते द्वितीय तो उसमें बालक का अभ्याम हो जाता है। इसी तरीके से चेंज होता रहता है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। ऑल्दो यहाँ पे द्विवचन नहीं आएगा कभी, या तो प्रथमा या तो एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा। फिर यहाँ पे फिर आगे बात करते हैं मयूरोह। ठीक है, मयूरोह नित्यता, तो यहाँ पे सिंपल चेंज कर दिया हमने, मयूरभ्याम इसका बहुवचन है, मतलब द्विवचन है, तृतीय विभक्ति द्विवचन मयूर का। नित्यता तो ये नित्यते हो गया। ठीक है, नित्यते। सा हसती, सा का तेन हो गया। ठीक है, हसती हस्येते हो गया। ते तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति ते मतलब वे सब, तिष्ठन्ति बैठते हैं,
तिष्ठन्ति का तिष्ठयन्ते नहीं हुआ, तिष्ठयते हुआ, ठीक है। तय का तया हुआ। तो ये चीज़ें हैं, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। इतना इजी होता है कन्वर्जन, जो वाच्य परिवर्तन होता है ये इतना इजी होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो शब्द रूप, शब्द रूप में भी प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति, उनके सूत्र या फिर ट्रिक जो बोलते हैं 1 to 1, 3 1 1 और 3 1, ठीक है। अगर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन अगर होगा तो आपको ये बस विभक्तियां बदलनी पड़ेंगी, वचन सेम रहेंगे, ठीक है। वचन सेम रहते हैं, विभक्तियां बदलनी पड़ती हैं। अगर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में करना है तो यहाँ पे कर्म पहली बात तो खत्म हो जाएगा, वो शब्द ही उस तरीके के आते हैं कि कर्म नहीं होते हैं उसमें, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कर्तृवाच्य में आकर्म और साकर्म दोनों प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन इसमें भाववाच्य में खाली आकर्मक होते हैं क्रियाएं, यहाँ पे आकर्मक और साकर्मक होते हैं। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सिर्फ साकर्मक प्रयोग होता है, कि ऐसा नहीं होगा कभी भी कि कर्मवाच्य वाला सेंटेंस है और उसमें कर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि कर्म ही बात कर रहे हैं ना, वहाँ कर्मवाच्य मतलब कर्म प्रधान है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म खत्म हो जाए। वैसे यहाँ पे कर्तृवाच्य है तो इसमें कर्ता नहीं खत्म हो सकता, कर्ता वैसे किसी में नहीं खत्म होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे जैसे कुछ हैं जैसे कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय के जो लगे होते हैं शब्द, उनका कैसे, जैसे बालका है, बालका पुस्तकम पठितवान, तो यहाँ पे हो जाएगा बालको पुस्तकम पठितवन्तो, ठीक है। बालकाः पुस्तकानि पठितवन्तः, बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है जब पठितवान या इस तरीके की चीज़ें प्रयोग होते हैं, पठितवान पठितवती, तो इस तरीके से चेंज होता है, बट वो बहुत एक्सेप्शन होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि बाकी तो सबको पता है, लेकिन एक्सेप्शंस जो होते हैं वो सबको पता होने चाहिए। तो यही एक कर्तृवाच्य में किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे बालिका जैसे है तो पठितवती हो गया, तो पठितवती का इस तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। और बाकी इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, आएगा तो यही पठितवती या जो कत्वतु प्रत्यय होता है उसी के आएंगे, वानवती वाला, तो किस तरीके से चेंज करते हैं बस ये आप देख लीजिएगा, बाकी तो आपको पता ही है, जैसे चलती हैं चीज़ें वैसी ही चलेंगी, ठीक है। बस इतना आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि आएगा तो इसी तरीके का आएगा, वती वान, इसके अलावा नहीं आएगा, क्योंकि कत्वतु प्रत्यय होता ही यही है। फिर कर्मवाच्य की बात करते हैं तो यहाँ पठिता है, तो पठिता पठिता पठितम, सिंपल। जैसे ग्रंथा है, जैसे ग्रंथ है, तो ये इसमें क्या क्या था, कर्मवाच्य में जो क्रिया थी वो कर्म के अनुसार थी, तो यहाँ पे जो ग्रंथा है तो वैसे ही पठिता हो गया। अब यहाँ पे गीता है तो यहाँ पे पठिता हो गया, पुस्तकम है तो पठितम हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। पहली बात तो आपको वाच्य पहचानना आना चाहिए कि कौन सा वाच्य है, दूसरा आपको परिवर्तन आना चाहिए, तीसरा धातु रूप किस तरीके से परिवर्तित करे जाते हैं वो आना चाहिए, और चौथा ये एक्सेप्शन जो होते हैं कत और कत्वतु प्रत्यय वाले वो आपको पता होने चाहिए कि कर्म के अनुसार ही होता है क्रिया, अगर कर्मवाच्य की बात करते हैं, और कर्ता के अनुसार ही होता है ये क्रिया अगर कर्तृवाच्य की बात करते हैं तो। और भाववाच्य की अगर बात करें तो बालकेन पठितम, मया हसितम और त्वया गतम, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सिंपल सी बात। तो ये था वाच्य और वाच्य परिवर्तन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको इससे अच्छा, इससे सही लेक्चर आपको नहीं मिलने वाला। आपके वाच्य जो आता है 5 नंबर, इतना आप कर लीजिए, इतने आप समझ में आ गया ना आपको, तो वाच्य के आपके पूरे 5 में से 5 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके बाद में संस्कृत का पेपर नंबर 2 जिसमें अन्वय और वाच्य और पंचतंत्र की कहानी आती है उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें अन्वय के बहुत सारे जो होते हैं क्वेश्चंस वो सॉल्व कराऊंगा, पदच्छेद क्या होता है, व्याकरणांश क्या होता है, ठीक है, और भावार्थी सब आपको बताऊंगा। तो ये सब आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि वहाँ प्रैक्टिस नहीं होगी। तो वो जो सेकंड पेपर है वो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि उसमें वाच्य आएगा, और उसमें देखेंगे कि गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से आपको अपने आप सेकंड पेपर उठाना है, देखना है कि कैसे होगा।
और आपको करना है, और अगर नहीं आता है तब आप वो वीडियो देखिए और फिर मैच करिए। ठीक है, आपने अपने आप से करा, आप अब आपको पता करना है सही है गलत, वो वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आयुर्वेद के इतिहास है 20 नंबर का। उसमें मल्टीपल चॉइस होंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत काम आएंगे। उसके अलावा वाच्य परिवर्तन होगा, अन्वय लेखम होगा, और निरुक्ति पर्याय पदानी होगा, और पंचतंत्र की कहानियाँ होंगी। तो ये सब होगा, ये सब की प्रैक्टिस करने के लिए आप वो पेपर की वीडियो देखिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाच्य। ऐसे ही आपके लिए पूरी बीएमएस की संस्कृत की प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, और बहुत सारी टॉपिक्स हो चुके हैं और कुछ टॉपिक्स बाकी हैं तो वो भी हो जाएंगे। ऑल्दो मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपका छूटा नहीं हुआ है। अनुवाद वाली चीज़ें हैं तो वो सब 10th-12th वाली चीज़ें हैं, अगर टाइम मिलता है तो बनाऊँगा, वरना आप 10th-12th वाली वीडियो देख लीजिए अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें धातु रूप, शब्द रूप, वही सब चीज़ें बताई गई हैं। और बाकी बचा पंचतंत्र, तो पंचतंत्र मैं करवा दूंगा। बाकी संस्कृत सुभाष साहित्यम तो देखता हूँ, अगर उसके लिए आपके एग्ज़ाम से पहले टाइम मिलता है तो वो बना दूंगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, और बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपकी दिक्कत सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स देखने हैं, या किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े ना, कमेंट सेक्शन में आप फ्रीली आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।